Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel Science Decode for class 10th. So this is the video of chapter number 5, Life Processes Biology. This is the part 1 because the video was going too long. So yeah, enjoy it. चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं इस अर्थ पर सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमारे पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद का खाना खुद से बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना नहीं बना पाते मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स और फंजाई। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं फूड के अंदर या फिर ग्लूकोज के अंदर हम बोल सकते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के साथ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे ये एक इक्वेशन हमारे पास होती है जिसका वो मतलब जिससे जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है? हमें सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के द्वारा, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। स्टोमेटा क्या होता है? एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये एक टीनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पर। जैसे यहाँ पर ये टीनी पोर्स बने हुए हैं, इसके साइड में ये गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को बाहर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक पेयर ऑफ गार्ड सेल, ये इनको गार्ड सेल बोलते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कि ये कब क्लोज होंगे, कब ओपन होंगे। इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर वाटर फ्लो हो रहा है गार्ड सेल फ्लो उसके अंदर हो रहा है गार्ड सेल के, तो स्टोमेटा ओपन है, और अगर उसके बाहर हो रहा है तो स्टोमेटा क्लोज है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे होता है? हमारा सबसे पहले है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स, उनका जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि फंजाई या फिर फंगी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब एक बॉडी से, मान लो कि जैसे लाइस वगैरह होती है या फिर टिक्स वगैरह होती हैं, तो ये अपना फूड लेते हैं एक अनदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, लेकिन उसे मारते नहीं हैं, उस होस्ट को किल नहीं करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे कि जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेता है अंदर, उसे डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, जैसे कि एमीबा, मैन, डॉग, फिश एट्सेट्रा। एमीबा के अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन? जैसे कि इंजेशन, जो एमीबा है वो अपना फूड लेता है, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो फॉर्म करता है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया जो है वो फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ऑफ अ फूड वैक्यूल। उसके अंदर वो ऐसे करके, जैसे यहाँ पर ये उसने अपनी लेग्स बना ली, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। उसके बाद यहाँ पर जो फूड पड़ा था उसको वो अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, उसने अपने फूड वैक्यूल को करके इसको एनगल्फ कर लिया। ठीक है, इसको वो अंदर लेके चला गया। डाइजेशन में उसने वेरियस एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म से वो फूड के अंदर एंटर करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन में जो सिंपल सोल्यूबल फूड होता है वो साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है अमीबा का,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के थ्रू। इजेशन जो हमारा रिमेनिंग सोल्यूबल फूड होता है जिसको हम वेस्ट फूड बोलते हैं, वो ऐसे ही सरफेस से, सेल के सरफेस से बाहर आ जाता है। हमारा न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर कैसे होता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी एक डेफिनाइट शेप होती है, जैसे कि हमारा जो अमीबा है उसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, लेकिन पैरामीशियम की एक डेफिनाइट शेप होती है। फूड को वो लेता है एक स्पेसिफिक स्पॉट से, सीलिया की मूवमेंट से। जैसे हमारा ये पैरामीशियम है मान लो, तो इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, जो सेल के सरफेस पर होते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, माउथ, ठीक है, जो फूड है वो हम माउथ से लेते हैं। प्रोसेस जो है वो डाइजेशन की, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। सेलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एक जो सलाइवा सिक्रीट करता है, उसके अंदर एक सेलेवरी एमाइलेज करके एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, स्टार्च को वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड, वो कहाँ पहुँचता है, ईसोफेगस में या फिर फूड पाइप के अंदर। जो वॉल्स होती है ना ईसोफेगस की, वो पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट दिखाती हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं मसल्स की, जिससे वो फूड नीचे पहुँचता है, ठीक है। मतलब कि जैसे हम जब फूड को एनगल्फ करते हैं तो जो वॉल्स होती हैं फूड पाइप की, वो पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट दिखाती हैं, जिससे वो अंदर पहुँचता है खाना, ठीक है। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, मतलब फूड जो वॉल होती है ना स्टमक की, वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों का काम अलग अलग है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो एक्शन करता है पेप्सिन के अंदर ऊपर। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब वो जो रिलीज़ करता है, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम से पहले ये पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन को जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जब वो अपनी एक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिन, तभी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है एसिड के एक्शन से। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें ही पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे जो है उसकी स्टमक की लाइनिंग को म्यूकस बचाता है फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, स्पिंस्टर मसल की हेल्प से। इसका नाम हमें याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमारी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी, प्रोटीन की भी और फैट की भी। सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रीट करता है, मतलब उसको वो सिक्रीट नहीं करता, उसको सिक्रीशन मिलती है, ठीक है। लीवर और पेनक्रियाज कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है और वहाँ पर वो अपना एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जो लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जिसके दो फंक्शंस हैं। एक तो एसिडिक फूड को, जो स्टमक से आ रहा है एसिडिक फूड, हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में था, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो हमारा फूड है वो एसिडिक बन जाएगा। अब जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन, मतलब थोड़ा सा बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उस पर एक्ट कर सकें, क्योंकि एसिडिक फूड पर हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम कभी भी वर्क नहीं करते, उस पर एक्ट नहीं करते। तो उसको थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा एल्कलाइन बनाने के लिए जो हमारा बाइल जूस है वो उस पर काम करता है, ठीक है। बाइल जूस का दूसरा काम क्या होता है, जो फैट प्रेजेंट होता है फूड के अंदर उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स यानी कि एमल्सिफाइड फैट में उन्हें कन्वर्ट करता है, ताकि एंजाइम उस पर एक्ट कर सकें और उसे डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। पैनक्रियाज क्या होती हैं, पैनक्रियाज सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो फर्दर सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज करता है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। दो जो वॉल्स होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। इसके अंदर होता है इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं।
एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो जाती है। मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे, उस फूड को अपने बॉडी के लिए ऐसा बना रहे थे कि ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। अब जो है हमारा खाना एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुका है। विलाई होती है, एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ऐसी, जो इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। और इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब्ड फूड को एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक लेके जाते हैं। जो इनर सरफेस होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारी विलाइज होती हैं ताकि जो फूड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन पर जाकर पहुंचता है, जहाँ पर जो और विलाइज होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद एनस, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जो कि हमारा यूज़ नहीं हो सकता, या वेस्ट फूड है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई या किसी वजह से, या फिर वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, वो एनस के थ्रू हमारे फेसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से चला जाता है। इस जो एग्जिट है फेसिस का, वो एनल स्पिंस्टर मसल जो है वो रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है हमारी प्रोसेस रेस्पिरेशन। एक हमने अब जो फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब हमारी बॉडी उसको यूज़ कैसे करेगी, इसका काम रेस्पिरेशन करती है। रिलीज़ करती है वो एनर्जी को फूड से, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करती है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसमें से निकलता है, ठीक है। एटीपी मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। एडीपी और फॉस्फेट और एनर्जी, इससे हमारा एटीपी की फॉर्मेशन होती है। जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी को हम ब्रोकन मतलब वो ब्रोक डाउन हो जाता है, एटीपी से फिर एडीपी फॉस्फेट अलग निकल जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। हमारी ऑलमोस्ट 30.5 kg मोल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है एक इसमें प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है, और ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो जाता है CO2 में और वाटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो पायरोवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो CO2, H2O और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से 38 ATP निकलते हैं, ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही मतलब कैरी आउट करते हैं या उसी को ही फॉलो करते हैं, जैसे कि मैन, डॉग, अर्थवॉर्म एट्सेट्रा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा क्या हो सकता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, रेस्पिरेशन है वो बिना ऑक्सीजन के होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट, वो ग्लूकोज के को इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन करती है। एक हमारा डिफरेंस क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि 38 ATP इससे बन रहे हैं और इससे बस 2 ATP की हमारी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, फिर से साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ठीक है, उस तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और 2 ATP रिलीज होंगे। हमारी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एक जगह और होती है, जैसे कि हम जब विगरस एक्सरसाइज कोई भी कर लेते हैं, जैसे कि हमने एकदम से इंटेंस एक्सरसाइज कर ली 1-2 घंटे की, तो उसके बाद हमारे पेन होता है मसल्स के अंदर, जैसे कि हमारे हाथ में या पैर में पेन होने लग जाता है। तो उसका क्या रीज़न होता है, जो ग्लूकोज है वो फिर से 6 कार्बन मोलिक्यूल है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एब्सेंस या लो ऑक्सीजन की उसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है हमारी मसल्स के अंदर। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होता है और इसमें भी सेम 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, सबसे पहला है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम एयर को अंदर लेते हैं, जो एयर पास करती है वो फिल्टर होके जाती है अंदर, जैसे कि हमें पता है कि हमारी नोस्ट्रिल के अंदर फाइन फाइन हेयर होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारी एयर जब अंदर जाती है उससे पहले वो फिल्टर होती है, और जो पैसेज है उसमें म्यूकस होता है ताकि अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है तो वो उसमें ट्रैक हो सके। नेक्स्ट पार्ट है फेरनिक्स। फेरनिक्स क्या होता है, एक पार्ट होता है थ्रोट का, माउथ और विंड पाइप के बीच में। इसके बाद
ही जो हमारी एयर है वो ट्रैकिया के अंदर एंटर करती है। लैरिंग्स है जो वो पहला पार्ट है या ट्रैकिया का अपर एंड है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक ट्यूब है जिसको हम विंड पाइप कॉमनली बोलते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जो जब भी हमारे विंड पाइप में मान लो एयर नहीं है तो उस टाइम पे उसको कोलैप्स होने से, उसको टकराने से ये प्रिवेंट करते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है? जो ट्रैकिया है ना, पहले मान लो ये विंड पाइप है, ठीक है, उसके बाद ये टू ऐसे कन्वर्ट मतलब ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। इस टू स्मॉलर ट्यूब्स में हो जाती है डिवाइड। ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है। लंग्स क्या है? लंग्स एक ऐसे हैं जो चेस्ट कैविटी के अंदर लाई करते हैं, ठीक है, और इनको एब्डोमिनल कैविटी से कौन सेपरेट करता है? एक मसलक्यूलर पार्टीशन होता है डायफ्राम, वो इस चेस्ट कैविटी में लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अब जो वो ब्रोंकियाइज थे, जो ब्रोंकस थे, ठीक है, वो अब स्मॉलर ट्यूब्स में आगे डिवाइड होते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। एल्वियोली क्या होता है? ये एक एयर सैक स्ट्रक्चर होता है ब्रोंक्यूल्स के एंड पे। इसके वॉल्स जो हैं वो बहुत थिन होते हैं और थिन ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं। गैशियस एक्सचेंज जो है वो हमारा एल्वियोली के अंदर ही होता है। बहुत सारी एल्वियोली हैं लंग्स के अंदर होती हैं जो बहुत लार्ज एरिया प्रोवाइड करती हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है? ब्रीथिंग, हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन क्या होती है? जब भी हम इनहेल करते हैं, रिब्स है वो हमारी लिफ्ट होती है, डायफ्राम नीचे जाता है, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो हमारी लंग्स के अंदर आ जाती है और एल्वियोली जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, उसके अंदर जो हमारी एयर है वो फिल हो जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है ना, एल्वियोलर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो टेकन अप बाय द एल्वियोलर ब्लड सेल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो एल्वियोलर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलर ब्लड सेल्स ले लेते हैं और उनको सेल, डिफरेंट सेल जो हमारे बॉडी के सब सेल्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीजन ब्लड में कैरी होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो एक वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, ठीक है। पिगमेंट, ये हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब ये ऑक्सीजन पहुंची डिफरेंट सेल्स के पास जहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और अब सेल को ऑक्सीजन तो दे दी और सेल के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब हमारी हमने वो प्रोसेस की थी, ठीक है, जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, साथ में एटीपी की फॉर्मेशन हुई थी। अब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली, ऑक्सीजन उसे दे दी। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के अंदर फ्यूज़ हो गई और इसको लंग्स तक लेके चले गए। उसके बाद लंग्स तक जब ये पहुंच गई कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होती है एक्सहेलेशन की प्रोसेस। जब हम एक्सहेल करते हैं, अब हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करी, हमारी रिब्स रिलैक्स होती हैं, डायफ्राम ऊपर की साइड मूव करता है, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो चेस्ट कैविटी में कम हो जाता है, जिससे एयर बाहर आ जाती है लंग्स के थ्रू। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन प्लांट्स। लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? स्टोमेटा के थ्रू। ग्रीन स्टेम के अंदर भी स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन जो हमारी वुडी स्टेम होती है उसके लेंटिसल के थ्रू वहाँ पर रेस्पिरेशन होती है। डे टाइम पर जो CO2 है वो जनरेट होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, और जिसका हम यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसलिए CO2 का कोई भी रिलीज नहीं होता। इंस्टेड जो ऑक्सीजन है वो हमारी उस टाइम पर निकलती है। लेकिन नाइट टाइम पर फोटोसिंथेसिस तो अब नहीं हो रही। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मान लो उसके पास है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक और सनलाइट चाहिए, पर सनलाइट तो रात को अब नहीं है। तो अब सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, इसलिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पर, अब वो तो उसको तो बाहर ही निकलना पड़ेगा। इस वजह से अगर हैव यू सीन दैट कि हमें बोला जाता है कि रात को हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पेड़ के नीचे ना सोने का मेजर रीज़न यही है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई लेवल पर रिलीज़ हो रही होती है। इसकी वजह से हमें बोला जाता है कि हमें वहाँ पर मे बी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर
कुछ भी हमारे साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट है और हम उसे इनहेल करेंगे तो हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस वजह से हमें बोलते हैं कि हमें नाइट टाइम में पेड़ वगैरह के नीचे रेस्ट नहीं लेना चाहिए या फिर सोना नहीं चाहिए। This was it for today's video. If you have any doubt, comment below. And yeah, if you enjoyed this one, like, share and subscribe to the channel. Thank you. Bye.